हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका दिव्या। आज हम करेंगे कक्षा 9 का पाठ प्रेमचंद के फटे जूते, जो कि हिंदी की पुस्तक क्षितिज से लिया गया है। प्रेमचंद के फटे जूते, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें लेखक ने प्रेमचंद जी, जो कि महान साहित्यकार, कथाकार और उपन्यासकार है, उनका वर्णन किया है, उनकी सादगी का वर्णन किया है। और प्रेमचंद जी के फटे जूतों के माध्यम से ही लेखक ने सामाजिक विद्रूपता, मुख्यतः दिखावे की प्रथा, दिखावे की प्रवृत्ति पर करारा व्यंग्य किया है। इसलिए यह एक व्यंग्य रचना है और लेखक की सादगी के स्वभाव के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ प्रेमचंद के फटे जूते। पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते। लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई जी। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहनी है। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। इस पहरे में प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व को बताया गया है। लेखक ने प्रेमचंद का एक चित्र देखा है जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ खड़े हैं। उस चित्र का वर्णन करते हुए वो उनके वेशभूषा के बारे में भी बता रहे हैं कि उनके सिर पर मोटे कपड़े की एक टोपी है, एक कुर्ता और एक धोती पहन रखी है। कनपटी अर्थात कान और आँख के बीच का हिस्सा, वो उनका कुछ चिपका हुआ था। गालों की हड्डियाँ उभर कर आई हुई थी, लेकिन मूछें गहरी थी। आगे है, पाँव में कैनवस के जूते हैं। ये कोई कंपनी का नाम बताया गया है। जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं, बंद यानी कि लेसेस। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। इस पैरे में अब उनके जूतों के बारे में बताया गया है कि जहाँ से हम लेसेस को डालते हैं, जिन सुराख में से, उन सुराख के चारों तरफ एक पतली सी लोहे की पत्ती लगी होती है। उस पतरी के को निकल जाने के बाद में छेदों में वो लेसेस डालना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए शायद प्रेमचंद ने भी उनमें अपने लेसेस को नहीं डाला होगा और अच्छे से जूतों के लेसेस बंद नहीं किए हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में एक बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। इसके में पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। अब यहाँ प्रेमचंद जी के दिखावे न करने की प्रवृत्ति को बताया गया है। आगे, मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से भी अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है।
अब यहाँ लेखक ने प्रेमचंद जी जब फ़ोटो खिंचवा रहे थे तो अपना ही अनुमान लगा रहे हैं कि शायद प्रेमचंद जी को अपने फटे जूते का पता भी था, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की कोई लज्जा या संकोच नहीं था, बल्कि उनके चेहरे पर एक विश्वास था। वे चाहते थे कि फ़ोटो खिंचवाते समय जूते से बाहर निकली उंगली को धोती से ढक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये सभी लेखक अनुमान लगा रहा है। आगे है, यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या फिर न खिंचवाते। फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा और तुम अच्छा चल भई कहकर बैठ गए होगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। अब यहाँ लेखक ने बताया है कि कुछ अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे कि ट्रेजेडी, दुर्घटना या घटना। अब यहाँ लेखक ने स्पष्ट किया है कि शायद आप अगर फ़ोटो ना खिंचवाते तो भी ठीक रहता। फटे जूते में फ़ोटो खिंचवाने से तो अच्छा था कि आप ना खिंचवाते, लेकिन शायद आपकी पत्नी ने आपको रिक्वेस्ट की होगी तो आपने भी फ़ोटो खिंचाने का मन बना लिया होगा। लेकिन जब मैं आपके क्लेश को या आपके अंदर की भावनाओं को महसूस करता हूँ, तब मुझे भी खुद को रोना आ जाता है और यह व्यंग्य मुझे साफ दिखाई देता है। अर्थात कि प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकार के पास भी अगर फ़ोटो खिंचाने के लिए ढंग के जूते नहीं हैं तो यह भी एक समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। और यहाँ लेखक ने कई तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे कि आग्रह है। अब पढ़ते हैं आगे। अब लेखक अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर से अनुमान लगा रहे हैं कि तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक को मांग लिया जाता है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। अब यहाँ लेखक ने अपने अनुमान के अनुसार प्रेमचंद जी की फ़ोटो को देखकर कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी ने उस समय किसी से फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते मांगे ही नहीं थे। आजकल के जो लोगों का दिखावे की जो प्रवृत्ति है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग क्या करते हैं कि कोट मांगकर वर यानी कि दूल्हे की दिखाई की रस्म भी कर देते हैं। मोटर मांगे की मोटर अर्थात किसी से मोटर उधार मांगकर या कोई भी यात्रा करने के लिए वाहन मांगकर बारात भी निकाल देते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो लोग किसी की बीवी तक कोई मांग लेते हैं और तुमसे जूते भी नहीं मांगे गए। उसके बाद लोगों की दिखावे की जो प्रवृत्ति है वो इस कदर हावी हो चुकी है उनके ऊपर कि फ़ोटो खिंचाने के लिए भी कुछ लोग तो इत्र भी लगाते हैं। इत्र यानी कि सेंट, ठीक है, और गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। तो यहाँ लेखक ने बहुत ही करारा व्यंग्य किया है कि देखिए, जबकि फ़ोटो खींचने पे उसमें से खुशबू नहीं आती, लेकिन लोगों की सोच के बारे में बात की जा रही है। यहाँ आगे है, टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर
2500 टोपियाँ न्योछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितना आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग परिवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अब यहाँ लेखक जूते और टोपी की तुलना करते हुए बताते हैं, स्पष्ट करते हैं कि टोपी की अपेक्षा जूता महंगा होता है। एक आम आदमी के लिए जूता खरीदना बड़ा कठिन है। एक जूते के मूल्य से अनेक टोपियाँ खरीदी जा सकती है। इसलिए आदमी सिर पर टोपी तो नई नई धारण कर सकता है, लेकिन पैरों में नया जूता नहीं पहन सकता। यही कारण है कि प्रेमचंद ने अपने पैरों में फटा हुआ जूता पहना। अब इस जूते की जो ताकत है वो और भी बढ़ी हुई दिखाई गई है, और इसमें लेखक ने प्रेमचंद जी के बारे में बताया है कि महान कथाकार थे, उपन्यास सम्राट कहलाते थे और युग परिवर्तक कहलाते थे, लेकिन फिर भी उनका जूता फटा हुआ था। ये हमारी सामाजिक विडंबना को दर्शाता है। आगे, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसटता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहू लुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है, पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है, पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अब यहाँ लेखक ने प्रेमचंद जी की फोटो के जूते से अपनी जूते की तुलना करते हुए इन सांसारिक जो दिखावे की प्रवृत्ति है, जो सच्चाई का एक आडंबर लोगों ने ओढ़ रखा होता है, उसके बारे में परिचित कराते हुए यह तुलना की है कि मेरा तो जूता वैसे सही है, ऊपर से सही दिखता है, लेकिन तला फटा हुआ है। तो जब तला गिर जाएगा तो पंजा भी पूरा छिल जाएगा, लेकिन ऊपर से सही दिखेगा। तुम्हारी उंगली दिख रही है, लेकिन पाँव तुम्हारा सुरक्षित है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते हो। यह कहकर आजकल के जो लोग अपनी कमियों और बुराइयों को छिपा लेते हैं, उनके ऊपर लेखक ने व्यंग्य किया है। और ये लोग पर्दे को अधिक महत्व देते हैं, पर्दा यानी कि दिखावे को, परंतु आजकल जो है वो आडंबर प्रिय है। लेकिन प्रेमचंद ने कभी भी आडंबर में विश्वास नहीं किया। वे बाहरी तड़क भड़क को पसंद नहीं करते थे, जबकि आज स्थिति उलट है। आगे करते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही मेरी छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? अब लोगों ने जो अपनी झूठी शान के लिए, इतने दिखावे के लिए आडंबर करते हैं, उनके बारे में लेखक ने बताया है कि तुम्हें एक व्यंग्य मुस्कान तुम्हारे जो होठों पर है, व्यंग्य यानी कि दिखावे की प्रवृत्ति पर का व्यंग्य, उस मुस्कान से मेरे सारे हौसले पस्त हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भक्त का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। अब यहाँ लेखक ने गोदान, पूस की रात, कफन, ये प्रेमचंद जी के सुप्रसिद्ध
उपन्यास और कहानियों का जिक्र किया है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया यह। मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे, क्या बनिए की तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पहिए घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। अब सबसे पहले तो कुंभन दास कौन थे? ये भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। एक बार बादशाह अकबर के आमंत्रण पर उनसे मिलने फतेहपुर सीकरी गए थे। इसी संदर्भ में ये पंक्तियों का उल्लेख लेखक ने इस पाठ में किया है। और बनिए की तगादे से बचने के लिए, यानी कि बनिए के जो 2-4 रुपए फालतू लगाने, ऋण बढ़ाने के चक्कर में कहीं आपको ज़्यादा 2 या 3 मील के चक्कर तो नहीं लगाने पड़ गए थे। यहाँ भी लेखक अपने ही अनुमान लगा रहा है। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनकी करबो परे सलाम। यानी कि जिनको देखने से हमें दुख पैदा होता है, उनको सलाम करना पड़ता है, और यह बड़े ही दुख की बात है। आगे है, चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया हो, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। अब यहाँ टीले शब्द का अर्थ है जीवन में आने वाली बाधाएं, मुसीबतें, कठिनाइयाँ। लेखक यह कहना चाहता है कि प्रेमचंद संघर्षों से बचकर कभी नहीं निकले, बल्कि उन टीले रूपी बाधाओं को उन्होंने हल किया या उनको ठोकर मारी, फिर ही वो आगे बढ़े। अब लेखक बार बार प्रश्न भी कर रहा है कि प्रेमचंद का जूता घिसने की बजाय फट कैसे गया। और यहाँ जो सख्त चीज़ है वो है समाज में व्याप्त कुरीतियाँ। उन कुरीतियों को बार बार जड़ से हटाने के लिए प्रेमचंद ने अनेक प्रयास किए। इन्हीं कुरीतियों को बार बार ठोकर मारने के कारण ही शायद लेखक ने बताया कि प्रेमचंद का जूता फट गया है, क्योंकि वो परिस्थितियों से समझौता नहीं करते थे, बल्कि अपने जीवन में कुछ आदर्श रखते थे, जिनके सहारे ही वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते गए। आगे है, तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदलकर घूम कर भी तो चली जाती है। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जिस प्रकार से नदियाँ पहाड़ को सामने देखकर अपना रास्ता बदल लेती है, वैसे प्रेमचंद भी अपने जीवन में समझौता कर सकते थे, उन कठिनाइयों से साइड से निकल सकते थे, लेकिन प्रेमचंद ने ऐसा कभी नहीं किया। ये प्रेमचंद की विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। अब हीरा मोती वाली जो कहानी, इसके स्टार्टिंग में भी आपका जो पहला चैप्टर है, 2 बैलों की कथा, जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं, उसमें भी हीरा नेम धर्म की बातें करता है, और उसी को ही एक कमजोरी का नाम दिया है लेखक ने। कहता है कि नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी।
अब इतना कहकर लेखक ने प्रेमचंद के जीवन के उन आदर्शों को व्यक्त किया है जो कि समाज में फैले भेदभाव और आडंबरपूर्ण व्यवहार को देखकर अपनी एक व्यंग्य भरी मुस्कान को उस फोटो में छोड़ गए हैं। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। अब लेखक का विचार है कि प्रेमचंद यथार्थवादी व्यक्ति थे। उनको जो पसंद नहीं था वो उसकी कड़ी आलोचना करते थे। उनकी करनी और कथनी में किसी प्रकार का अंतर नहीं था। वे जीवन की वास्तविकता को छिपाना बहुत बुरा मानते थे। इसलिए उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया अपनी रचनाओं में उसे लिखा। वे जिससे घृणा करते थे उसकी तरफ हाथ की नहीं बल्कि पाँव की उंगली से इशारा करते थे। आगे है, तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। यानी कि अब लेखक कह रहा है कि प्रेमचंद जो है उनको दिखावा पसंद नहीं था और हम सबको जो दिखावा पसंद है इनकी तरफ जो प्रेमचंद जी है वो अपनी व्यंग्य मुस्कान दे रहे हैं। उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात भी समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। अब यहाँ जो लोग अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वास्तविकता को भी छिपा लेते हैं, किसी झूठ का सहारा लेते हैं और अपने झूठे व्यक्तित्व की शान के लिए अनेक झूठे कार्य करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे व्यक्तित्व के लिए प्रेमचंद जी की फ़ोटो का सहारा लेकर लेखक ने इस बात को बखूबी समझाया है कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऊपर से सही लग रहे हैं, बल्कि हमें अपने विचारों में भी तल्लीनता और वास्तविकता लानी होगी। ऐसी परिस्थितियों में प्रेमचंद जीवन व्यतीत नहीं कर सकते थे। इसीलिए लेखक ने अंत में यह स्वीकार किया है कि वह प्रेमचंद द्वारा दिए गए निर्देश को समझ पाया है। अब इस पूरे पाठ में लेखक ने सहज सरल हिंदी का प्रयोग करते हुए आगत शब्दों और अंग्रेजी के शब्दों का और तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग किया है। इसी प्रकार उन्होंने गोदान, पूस की रात, कुंभन दास और कफन जैसे उपन्यासों का और कहानियों का भी जिक्र किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर